नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में रविवार को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। खास बात यह है कि इस चरण में सबकी नजर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर है, जो मैनपुरी के करहल से चुनावी मैदान में है। वहीं 2017 में तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ है उन पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 59 में से 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उधर चौथे चरण के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान के बीच रविवार को तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें 13 सुरक्षित सीटें भी हैं। वहीं कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण के जिले हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। जिन 16 जिलों में रविवार को वोटिंग हुई, उन सीटों पर 2017 में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा था। 2017 59 सीटों के नतीजे। तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान हुआ था। 59 में से 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सपा के खाते में महज 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक-एक सीटें मिली थी। बहरहाल 22 की जंग बेहद दिलचस्प है। तीसरे चरण में राजनीतिक किस्मत आजमा रहे कुछ दिग्गजों पर नजर डालते हैं। तीसरे चरण में दिग्गज: अखिलेश यादव सपा प्रमुख, शिवपाल सिंह यादव प्रसपा प्रमुख, एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री, सतीश महाना मंत्री यूपी, लुईस खुर्शीद नेता कांग्रेस, असीम अरुण पूर्व पुलिस कमिश्नर, इरफान सोलंकी सपा नेता। तीसरे चरण के लिए तमाम दिग्गजों ने वोट डाले। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा नेता रामगोपाल यादव, प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मतदान किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सफाई में मतदान के बाद बीजेपी पर कानून व्यवस्था को लेकर करारा वार किया। मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था। ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, 2 दिन वो फिरौती नहीं दे पाया। 25 लाख की मांग थी। क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये 2 उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? तीसरे चरण के मतदान के साथ यूपी में 172 सीटों पर मतदान पूरा हुआ, जबकि अब 231 सीटों पर मतदान बाकी है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। लोगों ने बड़े पैमाने पर जोश के साथ वोट किया। 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसी चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सामने लड़ रहे एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी इसी चरण में मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री नीलिमा कटियार और साथ ही साथ सादाबाद से चुनाव लड़ रहे रामवीर उपाध्याय की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि फैसला 10 तारीख को आएगा। जनता ने जोश के साथ वोट किया है। अब देखना यह है कि आखिर फैसला किसके पक्ष में सुनाया है। बहरहाल अब राजनीतिक दल चौथे चरण की जंग की तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। सपा, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटे हैं, तो बीजेपी कमल का फूल खिलाने के लिए नए जंग में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा, जब ईवीएम की पेटी खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं चौथे चरण के प्रचार में तेजी आ गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। सोमवार को चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। फिलहाल 3 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद यूपी की सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प हो चली है। हर पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में ही नजर आ रहा है।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 3 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब चौथे चरण का रण छिड़ गया है। सभी राजनीतिक दल चौथे चरण की रण के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं। सोमवार शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। यूपी के चौथे चरण का रण 9 जिले, 60 विधानसभा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। 14 सुरक्षित सीटें हैं, जिनमें पूरनपुर, श्रीनगर, कस्ता, हरगांव, सिधौली, मिश्रिक, गोपामऊ, सफीपुर, सांडी, मोहान, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, बछरावा और नरैनी। वहीं जिन 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 2017 में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद उम्दा रहा था। बीजेपी ने 2017 में 50 सीटें जीती थी। सपा 4, बसपा 2, कांग्रेस 2 और अपना दल 1। लखनऊ की 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी की विजय हुई थी। फिलहाल एक नजर डालते हैं चौथे चरण में जातीय समीकरणों पर। इस चरण में आबादी के लिहाज से एससी वोट काफी अहम है। सीतापुर में सबसे ज्यादा 32% एससी वोटर हैं। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली में 30% एससी वोटर हैं। लखनऊ में सबसे कम 21% एससी वोटर हैं। अवध के आधे से ज्यादा जिलों में एससी आबादी 30% से ज्यादा है। वहीं चौथे चरण के चुनाव प्रचार में जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। लखीमपुर में सीएम योगी ने जमकर सपा पर निशाना साधा। आपने देखा होगा परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं। इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता तो बाकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। वहीं हरदोई में पीएम मोदी ने हुंकार भरी और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा, जमीन पर अवैध कब्जों का भी चलता था। इनके नेताओं के गुर्गे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा समझने लगते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। आसमान से जमीन की नपाई हो रही है और जमीन के मालिक को मालिकाना दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी काट दिए जा रहे हैं, यानी दबंगई और कब्जे का खेल खत्म। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था। ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, 2 दिन वो फिरौती नहीं दे पाया। 25 लाख की मांग थी। क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये 2 उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजाई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? मौसम में भले ही ठंड कम हो रही हो, लेकिन सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। लेकिन ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में ईवीएम की बटन दबाई है, किसके सिर पर 22 का ताज देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान से 3 दिन पहले
हरदोई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरदोई के लोगों ने 2 होली खेलने की तैयारी की है। पहली होली बीजेपी की जीत की होगी, जिसकी तैयारी एक एक बूथ पर करनी होगी। आप लोगों पर मेरा हक है, आपके कहने पर मैं हाजिर हो जाता हूं, तो आप मेरे कहने पर बूथ पर लग जाएं। तीसरे चरण में एकजुट होकर कमल के निशान पर बड़ी संख्या में बटन दबाएं। माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा जमीन पर अवैध कब्जों का भी चलता था। इनके नेताओं के गुर्गे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा समझने लगते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। स्वामित्व योजना के तहत हम गांव में ड्रोन के जरिए जमीनों का लेखा जोखा तैयार करवा रहे हैं। आसमान से जमीन की नपाई हो रही है और जमीन के मालिक को मालिकाना दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं, यानी दबंगई और कब्जे का खेल खत्म। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि जब आतंकी हमला होता है, आतंकवाद बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को, मध्यम वर्ग को उठाना पड़ता है। जब आतंकी हमले होते हैं तो सामान्य मानवीय की जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार प्रभावित होता है, पर्यटन ठप पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि गरीब के जीवन से मुश्किलें कम से कम हो। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यहां उत्तर प्रदेश में साथियों 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों, लखीमपुर खीरी के निघासन में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी का पिता सपा का प्रचार कर रहा है। इस दौरान सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। चुनाव मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 22 में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। बीजेपी ने जो 2017 में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने वो करके दिखाया है। आप सब जानते हैं देश की आस्था के साथ यूपी में किस तरीके से खिलवाड़ होता था। पर्व और त्यौहार शुरू होते ही प्रदेश में कर्फ्यू लग जाते थे। 2017 के पहले की सरकार अराजकता का पर्याय थी। परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। आतंकवादी फांसी की सजा पाए, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता तो बाकायदा समाजवादी पार्टी का
समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने पहले प्रदेश में महोत्सव का मतलब सिर्फ सफाई महोत्सव होता था, लेकिन अब अयोध्या में दीपोत्सव, देव दीपावली और मथुरा के रंगोत्सव का मतलब होता है कि उत्साह है, त्योहार है। चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, ये सरकारें स्वयं बन गई थी, लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा जिस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सफाई महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है, महोत्सव का मतलब मथुरा वृंदावन के रंगोत्सव से होता है, काशी के देव दीपावली से होता है, और भाइयों बहनों महोत्सव का मतलब उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम से होता है। 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी, ये अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली जब थे तब तो दिए नहीं, फ्री दोगे कहां से? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हरदोई में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में शतक लगा दिया है, तीसरे चरण में सेंचुरी मारेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने वाले पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए हैं। हरदोई आते आते ये जो गर्मी निकल रहे थे शून्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। बीजेपी दोबारा आ गई तो पेट्रोल 200 रुपये में बिकेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल हम करेंगे। मैं जो आकलन कर सकता हूं और आकलन कर रहा हूं, मैं पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है। ये बढ़त होगी इसमें, और जब तक चौथा राउंड होगा दूसरी सेंचुरी लग जाएगी, और आखिरी तक जब भारत चुनाव जाएगा आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोई, उस समय आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर मक्खी मारने वाला नहीं मिलेगा। मैं बुलडोजर बाबा हैं, बताओ, एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी होनी चाहिए? और बुलडोजर अगर मेंटेनेंस पे है तो मेंटेनेंस के बाद ठीक होकर के आएगा। तो क्या मंत्री पुत्र जिसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी, क्या बुलडोजर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली के चुनाव प्रचार में कई नुक्कड़ सभाएं और जनसभा को संबोधित किया। बछरावा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुशील पासी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान न्यूज 1 इंडिया संवाददाता ने कांग्रेस प्रत्याशी सुशील पासी से बातचीत की है। जिस तरह से जन समर्थन इस समय आ चुका है, चूंकि समय है, कैमरा पर्सन से कहूँगा जरूर इस तरफ जरूर दिखाएं। जो जन समर्थन उमड़ा है इस समय बछरावा विधानसभा में, कहीं न कहीं से ये किसी और इशारा जरूर कर रहा है। फिलहाल 10 मार्च के बाद नतीजों की जानकारी होगी, नतीजे क्या निकल के आते हैं इसकी जानकारी होगी। फिलहाल अभी रायबरेली में जो हालात हैं वो कहीं न कहीं से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना पिटारा खोल दिया है, सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुशील पासी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जन समर्थन मिला, किस चरण का चुनाव चल रहा है। 5-6 बजे के बाद वहाँ से रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। अभी के क्या यहाँ पर अपडेट लग रहे हैं, और अभी चौथे चरण में जो 23 फरवरी को यहाँ चुनाव होगा, इसमें आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा देख रहे हैं सुशील जी?
देखिए, बछरावा क्षेत्र हो चाहे रायबरेली, ये कांग्रेस का गढ़ है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है। परंपरागत तरीके से जो घिसे पिटे प्रत्याशी हुआ करते थे, राजनीति उन्हीं के इर्द घूमती थी। 20 करोड़ की जनता अब तय करने जा रही है। ये 1200 नेता नहीं तय करेंगे 20 करोड़ की जनता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन में जो भी नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने एक नई राजनीति करने का निर्णय लिया। इसी करने में एक शिक्षक के लिए बछरावा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ सुशील पासी कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नई राजनीति होने जा रही है और जनता बदलाव लाना चाहती है। सुशील पासी चुनाव नहीं लड़ रहा है, बछरावा की जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, आदरणीय प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजारों में नहीं, ये बहुत बड़ी लंबी लीड से बछरावा की सीट जीत करके प्रियंका गांधी की झोली में जा रही है। और 2022 में बछरावा का विधायक सुशील पासी इस बछरावा क्षेत्र से जीतकर लखनऊ पहुंचेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। छोटा सा सवाल ये है कि अभी कल लगा था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में है नहीं, वहाँ पे हम जीत चुके हैं, अब रायबरेली कांग्रेस अपनी तैयारी करे लोकसभा चुनाव के लिए, और ये विधानसभा चुनाव तो हमारे पास हिस्सा लगाने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा बड़ बोलापन कौन नहीं कह सकता, ये ममता बनर्जी के लिए भी बोले हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ता है तो कांग्रेस लड़ता है, कांग्रेस ही लड़ता है। विपक्ष की राजनीति किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। जब लखीमपुर में कांग्रेस पर गोलियां, मतलब किसानों पर गोलियां चल रही थी, कौन आया था? कांग्रेस के लोग आए थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई थी। सोनभद्र में आदिवासियों पर गोलियां चली, कौन आया? प्रियंका गांधी जी आई। आपके बागपत में कौन आया? अलीगढ़ में कौन आया? हाथरस में बेटी जलाई जा रही थी, कौन आया? कोरोना काल में तमाम प्रवासी मजदूर जब पैदल चल रहे थे तो कौन आया था? कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी आई थी। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना बुरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर ले। और मैं आपको बता रहा हूं, सरकार तो बनाना बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये 44 से ऊपर पहुंच जाए तो फिर मुझसे बताना, ये मेरा बड़बोलापन नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बारी बारी से मौका देती है। न्यूज़ ऑन इंडिया, रायबरेली। बहराइच के नानपारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यूपी की जनता जान चुकी है। आने वाले 10 मार्च को जब परिणाम आने शुरू होंगे तो समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन का सूपड़ा साफ होगा। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है, और आने वाली 10 मार्च को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कानपुर के किदवई नगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी ने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए महेश त्रिवेदी ने जीत का दावा किया। किदवई नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी आज अपना मतदान का प्रयोग यहां पर करने आए थे और उन्होंने मतदान डाल दिया है। महेश जी, आपने कहां पे मतदान किया और क्या माहौल है आपका? यूपी के राना में हम सब लोग जो है मतदान करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ आम जनमानस जो है आदरणीय योगी जी के पवित्रता को, मोदी जी की पवित्रता को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मों को, विचारधारा को पसंद कर रही है। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी और कमल को उत्साह में बोल रही है। विधायक जी, लगातार कानपुर शहर में 10 विधानसभाओं में मतदान चल रहा है। मतदान की जो तेजी गति होनी चाहिए वो काफ़ी कम है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हमारा यह आम परिवार से हमारा यही प्रार्थना है, अपील है कि 5 साल में एक बार हम लोगों को मौका मिलता है व्यवस्था को ठीक करने का। इसलिए हम लोगों ने आदरणीय योगी जी के पवित्रता को देखा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि कलयुग में सतयुग नजर आए तो जरूर निकल के आइए और ज़्यादा मतदान करिएगा। कैसा देख रहे हैं?
क्या लग रहा है चुनाव में किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? वो जनता के ऊपर है, और जनता कमल को पसंद कर रही, तो हमको लगता है कोई प्रतिद्वंदी होना नहीं चाहिए। तो देखिए जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और जनता उनके ऊपर आशीर्वाद बरसा रही है। सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।